हेलो गाइस, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि प्रीवियस लेक्चर में हमारी हाइपरटेक्स्ट लिंक का कलर क्यों चेंज हो रहा था। तो गाइस देखिए, मैंने उसके लिए स्क्रीनशॉट ऐड किया हुआ है। आप ध्यान दीजिएगा कि अगर लिंक अनविजिटेड है तो उसका कलर ब्लू होता है, अगर लिंक विजिटेड है तो उसका कलर पर्पल होता है, और अगर लिंक एक्टिव है तो उसका कलर रेड होता है। अब गाइस देखिए, यूआरएल जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। रिलेटिव यूआरएल क्या होते हैं जिसमें एचटीटीपी पार्ट नहीं होता है, और एब्सोल्यूट क्या यूआरएल क्या होते हैं जिसमें एचटीटीपी पार्ट होता है। अब गाइस देखिए, मैं आज आपको टेबल और लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो बताऊंगा। अब गाइस देखिए, मैंने बेसिक स्ट्रक्चर लिखा HTML का, उसके अंदर मैंने हेड एलिमेंट लिखा, और हेड एलिमेंट के अंदर मैंने टाइटल दिया मेरे वेब पेज को। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे मैं टाइटल देता हूँ टेबल्स एंड लिस्ट, जो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। तो देखो गाइस, मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो ध्यान दीजिएगा आप कि टेबल्स एंड लिस्ट सबसे ऊपर आ चुका है। ठीक है गाइस, अब हेड के नीचे क्या आता है, बॉडी पार्ट, और बॉडी पार्ट किसको बोलते हैं, इस वाइट स्क्रीन को, और इस पूरे को क्या बोलते हैं, वेब पेज बोलते हैं, है ना। ये जो पूरी विंडो दिख रही है ना, इसको वेब पेज बोलते हैं। इसके अंदर मैंने H3 टैग को इंक्लूड किया, यानी कि हेडिंग 3। अब देखिए, टेबल्स लिखा मैंने, है ना, तो ये देखो बोल्ड आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला है कि जो हेडिंग्स होती है वो बोल्ड होती है। अब गाइस आप प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और ध्यान से देखिए इस इमेज को, क्योंकि इसमें कॉलम, सेल स्पेसिंग, सेल पेडिंग और सेल क्या होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आगे। अब देखिए, जैसे आप इमेज ऐड करने के लिए IMG SRC का यूज़ करते थे, वैसे ही टेबल को इंसर्ट करने के लिए टेबल टैग का यूज़ करते हैं। तो ये टेबल टैग क्या होता है, तो ये एक्सेलेंट वे है हमारे डेटा को ऑर्गेनाइज करने का। ठीक है, इसलिए टेबल टैग का यूज़ करते हैं। अब TR क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है रो को। ठीक है, हर हमारी टेबल में, टेबल क्या होता है, रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। अब देखिए, तो TR क्या होता है, रो बताता है। TD क्या होता है, टेबल डेटा, जैसे मैंने TD में लिखा विनायक, तो अब देखिए मेरी रो में TD यानी कि विनायक आ चुका है। अब इसका अगर मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ TD को एक और बार, और एक और बार मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो देखो एक पूरी रो में 3 डेटा आ चुके हैं, विनायक विनायक विनायक, और फिर मैंने चेंज कर दिया ताकि आपको इजी हो समझने में, तो विनायक सिंह और ACNDHAW। देखो एक ही रो है पर डेटा कितने 3 है, क्योंकि 3 TD का यूज़ करा है, और फर्स्ट रो क्योंकि मैंने TR एक बार यूज़ करा। अब देखो, मैं इस TR से लेकर जहाँ पर ये TR का क्लोजिंग टैग है वहाँ तक इसको अगर कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो गाइस देखिएगा ये क्या हुआ, एक दूसरी रो क्रिएट हो गई, क्योंकि दूसरे नंबर पे मैंने TR यूज़ करा, और उसके अंदर वापस कितने 3 TD यूज़ करे, यानी कि 3 डेटा वापस मैंने सेकंड रो में भी यूज़ करे। ठीक है गाइस, तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से मैंने ये रो क्रिएट करी और उसके अंदर डेटा कैसे इंसर्ट करा, TR रो के लिए और TD डेटा के लिए। ठीक है, तो गाइस आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको बता दिया कि रो 1 ऊपर और रो 2 नीचे, उसके अंदर TD से मैंने डेटा इंसर्ट करे, 3 डेटा ऊपर और 3 नीचे। अब गाइस अब ध्यान से देखिएगा कि अभी आपको समझ में आ नहीं रहा है कि ये टेबल है कि क्या है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें कुछ बॉर्डर नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसमें बॉर्डर देता हूँ, है ना। तो मैं जैसे ही बॉर्डर दूंगा तो देखो, जैसे मैंने 2 दी तो देखो ये बॉर्डर आ चुकी है। अब आप एक बात याद रखिएगा, जैसे जैसे आप बॉर्डर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो थिकनेस क्या होगा, बढ़ती जाएगी। ठीक है, आप देख पा रहे हैं बॉर्डर क्या होता है। ठीक है गाइस, अब मैं एक पैराग्राफ टैग ऐड करता हूँ, जो मैंने आपको ट्यूटोरियल 2 में बताया था। तो उसके अंदर मैं लिखता हूँ हेडर्स, यानी कि टेबल में भी क्या कुछ हेडर्स होते हैं। ठीक है, तो हेडर्स, अब हेडर्स की बात करूँ तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ये 2 हेडर्स होते हैं। तो हम दोनों को देखेंगे कि क्या होता है, वर्टिकल हेडर क्या होता है और हॉरिजॉन्टल हेडर क्या होता है, और इनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हेडर क्यों बोलते हैं। तो देखिए क्या करता हूँ, मैं एक नई टेबल बनाता हूँ। ठीक है, तो TABLE टेबल टैग का वापस मैं यूज़ करूँगा ताकि एक नई टेबल क्रिएट करी जाए। और देखिए टेबल के बाद मैं क्या यूज़ करता हूँ, TR टैग का, यानी कि टेबल रो, क्योंकि रो बनाना बहुत ज़रूरी है मेरे को। ठीक है, तो टेबल के अंदर मैं क्या क्रिएट करूँगा, मैं TR, ठीक है, TR एलिमेंट का यूज़ करूँगा ताकि मैं रो क्रिएट कर सकूँ, और उसके अंदर मुझे क्या डालना है, डेटा डालना है। पर देखो मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल हेडर बता रहा हूँ आपको, तो TH, तो सबसे पहले हेडिंग आना चाहिए। तो मैं TH का के लिए यूज़ करते हैं, हम हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग। देखो आउटपुट, देखो आप उसी समय वाइट विंडो पर देखो, आप आउटपुट दिख रहा है आपको, हेडिंग। ठीक है, इसको ही मैंने अगर कॉपी किया और देखिएगा इसको, अगर मैं इसको नीचे पेस्ट कर देता हूँ, इसी के जस्ट नीचे, तो देखिए पहली ही रो में अगर 2 TH यूज़ किया है, इसका मतलब आप हॉरिजॉन्टल हेडर बना रहे हैं, है ना। ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो मैंने इसको क्या नाम दे दिया, न्यू, इसको मैं नाम दे देता हूँ न्यू हेड डॉट दे देता हूँ, है ना, ताकि आप समझ सकें कि हाँ ये दूसरी हेडिंग है। ठीक है, तो आप मैंने क्या बोला कि एक ही रो के अंदर अगर 2 TH यूज़ करें तो इसका मतलब क्या है कि आपने हॉरिजॉन्टल हेडर क्रिएट किया है। देखिए मैंने बॉर्डर दे दी इसको। अब गाइस देखिएगा, आपको दिख रहा होगा, ये विजिबल होगा कि मेरा एक और टेबल क्रिएट हो चुका है जिसमें हॉरिजॉन्टल हेडिंग है। तो देखिए गाइस,
अब ये हेडिंग है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड है, नहीं तो ऊपर जो विनायक सिंह सेंधव लिखा ना वो देखिए वो बोल्ड नहीं है इतना, है ना, क्योंकि वहाँ पे TD का यूज़ किया था। देखिए मैंने कॉपी पेस्ट किया यहाँ पर, और इस कॉपी पेस्ट में भी देखो मैं आपको आउटपुट बताऊंगा कि देखो मैंने ये एरो पर ध्यान दीजिएगा कि जो मैंने सेकंड रो लिखा है उसके कारण सेकंड रो बनी, ठीक है। और देखो मैंने एक को क्या करा है TD कर दिया, जो मेरा TH था उसको TD कर दिया, तो देखो बोल्ड जो था वो हल्का हो गया, और उसको मैंने नाम दे दिया रो 1, है ना, और सेल 1 भी बोलते हैं इसको, या फिर कॉलम 1, है ना। तो इसको मैं नाम देता हूँ रो 1 C1 शॉर्टकट में, ताकि आपको सिंपल लगे, ठीक है। और गाइस मैंने इसके ही नीचे TD यानी कि रो 2 में, क्योंकि मैंने सेकेंड टाइम लिखा है TR, तो रो 2 में मैं यहाँ पर लिख दूंगा ये क्या है रो 1, है ना, और C2 क्योंकि सेल 2 मैंने हेडिंग और न्यू हेडिंग को अभी रो में नहीं गिना है, ठीक है, इसलिए, वरना मैट्रिक्स के हिसाब से ये रो 2 C1 और रो 2 C2 होता, पर मैंने हेडिंग और न्यू हेडिंग को अभी रो में नहीं गिना है, ठीक है। गाइस देखिएगा अगर मैं इसको फिर एक और बार अगर कॉपी पेस्ट कर दूंगा ना, तो आप देखिएगा कि एक और रो क्रिएट हो जाएगी, है ना, और जो ये सेल के अंदर जो डेटा होता है उसको हम TD से बताते हैं। तो देखो मैं चेंज क्या करूँगा, सिर्फ रो 2 C1 और इधर भी रो 2 C2, समझ गए आप। मैंने हेडिंग और न्यू हेडिंग को मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने उसको रो में इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है गाइस। तो आप ये भी बात समझ गए होंगे कि मैं आपको यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा था। अब गाइस अब ध्यान से देखिएगा कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक टैग लिखता हूँ H5 टैग लिखता हूँ, ठीक है। मैं तो H5 के अंदर मैं यहाँ पर आपको क्या लिखना चाहूँगा, यानी कि हेडिंग 5 के अंदर मैं लिखना चाहूँगा आपको हॉरिजॉन्टल हेडर्स, है ना, हॉरिजॉन्टल हेडर। तो गाइस मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि देखो आप देखो हॉरिजॉन्टली ये जो हेडर है, आप देखो मैंने क्या बताया था आपको सबसे पहले कि जो हेडिंग्स होती है वो बोल्ड होती है। तो देखो अभी आपके जो हेडिंग है वो कैसी आ रही है, हॉरिजॉन्टल आ रही है। उसका प्रूफ क्या है कि देखो बोल्ड है, वो इनसे बोल्ड है, ये देखो मैंने आपको अभी बताया, है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल हेडर बोलते हैं। और एक और ट्रिक इसकी क्या है कि अगर आप पहली रो में दोनों TH यूज़ करते हो, है ना, अगर आप एक साथ दोनों TH यूज़ करते हो तो इसका मतलब भी आप हॉरिजॉन्टल हेडर क्रिएट कर रहे हो। देखो पहली रो में ही आपने दोनों TH को एक साथ यूज़ करा, हेडिंग और न्यू हेडिंग में, ठीक है गाइस। अब देखिए अब मैं इसको चेंज करके बताता हूँ आपको वर्टिकल हेडर में। तो मैंने क्या करा कि जो सेकंड वाला जो TH था उसको मैंने TD कर दिया, ठीक है। तो इसके ट्रिक क्या होती है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। कैसे इसके ट्रिक ये होती है कि आप हर रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है ना उसको आप मतलब जो TD था उस फर्स्ट एलिमेंट TD उसको आप TH कर दो। देखो सेकेंड रो में आया मैं, उसको भी मैंने क्या कर दिया, न्यू H कर दिया, ठीक है गाइस, रो 1 रो 2। अब देखिए मैंने इसमें जो डेटा था उसमें क्या कर दिया, ऊपर वाले में विनायक करा था, नीचे वाले में सिंह कर दिया, ठीक है गाइस, ये भी आप समझ गए होंगे। और अब मैं जो थर्ड है उसमें क्या करता हूँ, मैं थर्ड में मैंने आपको बताया कि हर रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको TH बना दो अगर आपको वर्टिकल में कन्वर्ट करना हो तो देखो इसको न्यू, और आपको मैं बता सकूँ इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको न्यू H कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको लग जाए कि ये नई हेडिंग बनाई है, ठीक है गाइस। और जो TD यानी कि उसका जो डेटा है उसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, सेंधव कर देता हूँ, ठीक है, ACNDHAW, ठीक है गाइस। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने ये चेंज कर दिया। अब गाइस अब ध्यान दीजिएगा कि अब क्या है, वर्टिकली जो हेडिंग्स है वो बोल्ड है, तो ये प्रूफ है कि ये क्या है, वर्टिकल हेडर है, ठीक है गाइस। तो आप ये भी समझ गए होंगे, आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि वर्टिकल हेडर कैसे क्रिएट करते हैं, हॉरिजॉन्टल हेडर कैसे क्रिएट करते हो। जो मैंने ट्रिक बताई वो ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। तो अब देखिएगा आप, मैं आपको ये सबको डिलीट करूँगा यहाँ से ताकि आपको स्पेस हो जाए यहाँ पर और आपको आउटपुट इजीली दिख सके। अब गाइस देखिएगा मैं आपको अब क्या पढ़ाना चाहता हूँ। अब मैं आपको कुछ एट्रीब्यूट्स बताऊँगा कि क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो हमारे एलिमेंट के बारे में हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। ये मैंने आपको पहले बताया था और भी आगे वाले लेक्चर में मैं आपको बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। आपने देखा था जैसे इमेज के अंदर हाइट विड्थ क्या था, उसके एट्रीब्यूट थे। तो देखो ऐसा ही TD और TH है ना, इनके साथ क्या होता है, एट्रीब्यूट्स होते हैं। कैसा, अलाइन। आप अलाइन मतलब मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि अलाइन मतलब क्या, कि हम उसको कहाँ फ्लोट करवा सकते हैं। तो देखो अलाइन मैंने क्या लिखा, लेफ्ट लिखा। तो अभी तो जगह है नहीं मेरे पास, है ना, मेरा जो ये टेबल है उसमें बिल्कुल विनायक फिक्स एकदम फिक्स हो चुका है, तो उसके पास जगह है नहीं कि लेफ्ट जाए या राइट जाए। तो देखो जैसे ही मैं विड्थ कर दूंगा इस टेबल की, है ना, विड्थ खुद एक
एट्रीब्यूट है। तो जैसे मैं उसकी विड्थ कर दूंगा 300, तो देखो जगह बन गई। अब जैसे मैं लिखूंगा राइट, तो देखो विनायक कैसे राइट में अलाइन हो चुका है। ठीक है, देखा आपने कि विनायक किस प्रकार से अलाइन हो चुका है। तो अलाइन के पास दो ऑप्शन है, लेफ्ट में अलाइन कर दो या राइट में अलाइन कर दो। ठीक है गाइस, आप समझ गए होंगे। अब गाइस देखिएगा कि मैं आपको और एट्रीब्यूट के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि और क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं हमारे टेबल के पास। अभी मैंने आपको काई के लिए बताया, टी और टी के लिए बताया। ठीक है गाइस, तो टी और टी के पास क्या था, अलाइन था कि हम किस प्रकार से हमारी जो डेटा है उसको लेफ्ट में या राइट में फ्लोट करवा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अब मैं आपको एक न्यू एट्रीब्यूट बताने जा रहा हूँ जिसको बोलते हैं फ्रेम। ठीक है, फ्रेम ये क्या है, तो ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है हमारी बॉर्डर को, मतलब जो टेबल होती है उसके आसपास जो बॉर्डर होती है उसको ये कंट्रोल करता है। कौन, फ्रेम कंट्रोल करता है। ठीक है गाइस, तो ये कैसे कंट्रोल करता है मैं अब आपको वही बताने जा रहा हूँ कि मैंने आपको सिर्फ डेफिनेशन तो दे दी बेसिक, ये कंट्रोल करता है, पर ये कैसे कंट्रोल करता है मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। तो एट्रीब्यूट के पास क्या होता है, वैल्यू होती है। तो एट्रीब्यूट के पास वैल्यू में जैसे सबसे पहले इसके पास वैल्यू क्या है, एच साइड्स। तो क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल साइड्स में दो लाइन क्रिएट हो जाएगी। देखो हॉरिजॉन्टल साइड में दो लाइन क्रिएट हो गई। अब देखो इसके अगर मैं वी साइड्स लिख दूंगा तो वर्टिकल साइड्स में दो लाइन क्रिएट हो जाएगी। अब देखिएगा कि मैं आपको इसमें और एट्रीब्यूट्स बताता हूँ। जैसे एच साइड्स हो गया तो हॉरिजॉन्टल साइड्स में, वी साइड यानी कि वर्टिकल साइड्स में। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से एबो और बिलो भी होता है इसके अंदर। तो देखिएगा मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो एक लाइन लेफ्ट हैंड साइड बॉर्डर बन गई। RHS यानी कि राइट हैंड साइड बन गई। ठीक है, और जो मैं आपको बता रहा था अभी कि एबो बिलो, मैंने पहले बोल दिया कि एबो बिलो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो वो भी इसमें है एबो बिलो, है ना। तो देखो बिलो यानी कि बिलो नीचे आ गई टेबल के, और एबो मतलब कि ऊपर आ गई टेबल के। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम अलग अलग एट्रीब्यूट्स की वैल्यू से बॉर्डर को कंट्रोल कर सकते हैं फ्रेम एट्रीब्यूट की मदद से। ठीक है गाइस, तो आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा कि एट्रीब्यूट्स में फ्रेम एट्रीब्यूट क्या होता है और टी और टी के अंदर अलाइन एट्रीब्यूट क्या होता है। अब गाइस देखिए, मैं HT को क्या चेंज कर दूंगा, टेबल सेल पेडिंग। ठीक है, तो ये सेल पेडिंग क्या होता है, मैंने आपको पहले बोला था कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ पर ध्यान से देखिए उस इमेज को। तो अगर आपने वो समझा होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और नहीं भी समझा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं आपको जो एग्जांपल देने वाला हूँ उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो गाइस देखिएगा, मैंने फ्रेम एट्रीब्यूट को हटा दिया और उसकी जगह क्या लिख दिया, सेल पेडिंग लिख दिया। ठीक है, ये एट्रीब्यूट होते हैं, तो मैंने क्या लिखा, सेल पेडिंग लिख दिया। अब देखो सेल पेडिंग में मैं क्या लिखूंगा, जैसे मैंने 10 लिखा, जैसे 10 लिखा तो मैं अब देखो आपको रिफ्रेश करके बताऊंगा। तो देखो सेल पेडिंग में जैसे 10 लिखा, तो पेडिंग मतलब क्या होता है कि इंटरनल स्पेस। तो देखो विनायक जो है आसपास से कितना ब्यूटीफुल हो गया है वो, कि उसको बराबर जगह मिल चुकी। तो पेडिंग यही होता है कि सेल के अंदर से विनायक को आसपास से 10 पिक्सल की पेडिंग मिल जाएगी, है ना। आपने 10 लिखा, PX पिक्सल के लिए लिखते हैं, आपने नहीं लिखा तो भी वो पिक्सल में लेता है। अब देखो सेल स्पेसिंग क्या होता है, तो देखो सेल की बॉर्डर से जो बीच में जगह होती है ना उसको बोलते हैं सेल स्पेसिंग। मेरे एरो पर ध्यान दिया होगा आपने, तो आपको समझ आ गया होगा कि सेल स्पेसिंग होता क्या है। अब गाइस देखिएगा कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, तो मेरा टेबल का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसमें कॉल स्पेन और रो स्पेन बच चुका है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। तो गाइस देखिएगा H3 के अंदर लिस्ट, है ना, मैंने क्या लिखा है, H3 के अंदर लिस्ट, यानी कि मैं आपको लिस्ट पढ़ाऊंगा। तो लिस्ट क्या होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है नेस्टेड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, यूएल एलिमेंट जो होता है ना वो हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी कि जिनका कोई ऑर्डर नहीं होता है ना, कोई अल्फ़ाबेटिकल कोई ऑर्डर नहीं होता। तो एल आई क्या होता है, ये हम लिस्ट आइटम के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपको लिस्ट आइटम बताना है तो जैसे मैंने लिखा लिस्ट आइटम में पहला विनायक, तो देखो उसके सामने एक ये बुलेट आ चुकी है। एक और मैंने LI लिख दिया है जिसके अंदर मैंने लिख दिया सिंह। तो देखो वापस, तो देखो बुलेट दोनों में आप फ़र्क महसूस कर पा रहे हो क्या कि कौन फर्स्ट नंबर पर कौन सेकंड नंबर पर, नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं, इनका कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, ABC देखो आप आउटपुट लाइव देखो आप, तो इनका कोई ऑर्डर नहीं है। कोई सी भी बुलेट को आगे पीछे कर दो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन नंबर 1 पे, कौन नंबर 2 पे, कौन नंबर 3 पे। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है गाइस, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अनऑर्डर्ड लिस्ट होता क्या है। अब आप देखिएगा कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के अलावा अब ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है। ठीक है, अगर इसमें इसको OL कर दूंगा तो देखिए 1 2 3 अपने आप ही ले लिया, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट वो न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेता है। ठीक है,
अब मैंने आपको बताया कि एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखो यूएल के पास भी कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट तो होंगे। तो देखो इसके पास एट्रीब्यूट क्या होते हैं, टाइप। देखो टाइप मतलब कि जैसे अभी बुलेट शेप आया था तो आप एक डिस्क देखो, है ना, तो डिस्क में यही रहा। अब आप देखो कि डिस्क के अलावा मेरे पास रहता है सर्कल, ठीक है। तो देखो सर्कल आप लाइव देखेगा, देखो सर्कल। अब मैं आपको बताता हूँ स्क्वायर पर। देखो क्या होता है कि ये सामने जो भी ये टाइप आता है ना, वो सारे सेम आते हैं क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है, इनका कोई ऑर्डर नहीं है ना। इनमें आप बता नहीं सकते कि ये फर्स्ट नंबर पे, ये 2 नंबर पे। देखो मैंने कॉपी पेस्ट किया इसी को और यूएल की जगह कर दिया मैंने ओएल, ठीक है। अब देखो टाइप स्क्वायर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, आपको समझ में आ गए, है ना। टाइप स्क्वायर बिल्कुल नहीं हो सकता। तो अब मैंने पी टैग के अंदर में क्या लिख दूंगा, अनदर वन, ठीक है गाइस। मैंने पी टैग के अंदर क्या लिख दिया, अनदर वन लिख दिया। अब देखो टाइप स्क्वायर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर स्क्वायर हो गया तो वो तो अनऑर्डर्ड लिस्ट हो जाएगा ना, क्योंकि उसमें स्क्वायर में तो आप बता ही नहीं सकते कि कौन नंबर 1 पे, कौन नंबर 2 पे, कौन नंबर 3 पे। अब देखो क्योंकि ये ऑर्डर्ड लिस्ट है तो मैं टाइप यहाँ पे स्क्वायर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो टाइप क्या हो सकता है हम वो देखते हैं। टाइप इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू यानी 1 2 3 हो सकता है। इसमें कैपिटल ए, स्मॉल ए, है ना, आई, ये सब चीज़ें, यानी कि जिसके बाद से वो ब्राउज़र खुद समझ पाए और उसको आगे बढ़ा पाए, ठीक है, एक वेल ऑर्डर में। तो गाइस आप, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब गाइस देखिए इसके अलावा क्या होता है कि नेस्टेड लिस्ट भी होती है। तो देखो यूएल यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैंने ओएल को नेस्ट किया है। तो देखो जूस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये तीनों अलग अलग कैटेगरी में हैं, पर फ्रूट्स के अंदर एप्पल और मैंगोज दोनों आते हैं और इनको मैं ऑर्डर दे सकता हूँ, है ना। 1 पर एप्पल, 2 पर मैंगोज, या 1 पर मैंगोज, 2 पर एप्पल। तो गाइस देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा कि इसके लिए कोड है और उसका आउटपुट मैंने आपको LHS साइड में दिया हुआ है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू गाइस।